हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सब टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। ये जो टेस्ट होगा, ये जो आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने साथ एक नोट कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है, और एक पेन लेके बैठेंगे, ताकि जो आप जानते हैं वो तो ठीक है, परंतु मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होंगे या फिर ऐसे टॉपिक्स होंगे या ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो आप इन सबको भी नोट डाउन करते चले, मैं ये आशा आपसे करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम पादप और जंतु हार्मोन के बारे में हम प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर, इस टेस्ट के अंदर लगभग 24 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 24 क्वेश्चंस हैं। इस 24 क्वेश्चंस में 2 या 3 क्वेश्चन जो होगा वो प्लांट हार्मोन का है, पादप हार्मोन का है, ठीक है ना, ये वाले पोर्शन का। क्यों? क्योंकि पादप हार्मोन का मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर वहाँ देख लें। इसके बाद यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपसे बहुत ही ईजिली बन जाएगा, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे जंतु हार्मोन के होंगे, ठीक है। तो आप पेन पेपर लेकर अपने साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस के 4-4 ऑप्शन होंगे। वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो के लास्ट में या टेस्ट के लास्ट में आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि किसके कितने सही हुए, ठीक है। 24 में से किसका कितना मार्क्स और कितना सही हुआ, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हार्मोन क्या होता है, पादप हार्मोन क्या होते हैं, ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का हम शुरुआत करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ जाए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। रात को 1 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि पहले हार्मोन क्या होता है, ठीक है। हार्मोन क्या होता है, आप इसके परिभाषा को भी चाहे तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे परिभाषा को बस पढ़ूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा क्या है, ठीक है। हार्मोन देखिए, हमारे चाहे पादप हो, पौधे हों या फिर जंतु हों, ठीक है ना, इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं या शारीरिक क्रियाएं बोल दिए, जिसका नियंत्रण और समन्वय करने के लिए कुछ एक विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिक का जरूरत होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पौधों और जंतुओं के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जितनी भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं पौधों और जंतुओं के अंदर, उन सब के लिए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए, हिंदी में कहें तो नियंत्रण और समन्वय करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक यौगिकों की आवश्यकता होती है। तो इन रासायनिक यौगिकों को ही हम हार्मोन का नाम देते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद इतना कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं प्लांट के अंदर बात करूँ, पौधों के अंदर, तो पौधे में अगर देखेंगे तो पौधों में वृद्धि होना, ठीक है। पौधों में वृद्धि होने के लिए भी किसी न किसी तरह का रासायनिक पदार्थ की जरूरत पड़ेगा, जिसे हम हार्मोन का नाम दे देंगे। जैसे पत्तों का झड़ना, ठीक है। देखते हैं कि पतझड़ के समय वो सारे पत्तियां जो है झड़ जाती हैं, क्यों? ताकि उनको उस समय जो पतझड़ का जब मौसम आता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। तो जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, ताकि जो पानी जो है जो उनको कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके, उनको बचाया जा सके। तो पौधों में पत्तों का झड़ना हो गया, पौधों में वृद्धि होना, फलों का पकना हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनके लिए एक रासायनिक यौगिक की जरूरत होगा, जो एक हार्मोन जो होगा, ये रासायनिक यौगिक क्या होगा, हार्मोन होगा। और ये हार्मोन इन सब क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय करने का काम करेगा। उसी तरह अगर हम एनिमल के अंदर चले जाए, जैसे ह्यूमन के अंदर ही, मनुष्य के अंदर ही बात कर ले, तो वृद्धि होना उनमें, ठीक है, वृद्धि और विकास होना, ठीक है, इसके लिए भी एक रासायनिक यौगिक का जरूरत पड़ेगा, जिसे हम हार्मोन का नाम देंगे। और जैसे देखेंगे तो गुस्सा आ जाना, ठीक है, क्रोध आ जाना, नींद आना, नींद आने के साथ साथ जैसे कि हार्ट बीट या फिर जो हृदय का कंपन, हृदय का स्पंदन होना, हार्ट बीट बढ़ होना, ठीक है, बीपी हाई या लो होना, ये सब के लिए क्या होता है, ये सब के लिए जो है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। रासायनिक, कोई विशेष रासायनिक यौगिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे हम हार्मोन का नाम दें। समझ में आएगा कि हार्मोन क्या होता है। देखिए, अब जो हार्मोन होता है जैसे भोजन का पाचन, ठीक है, पाचन के लिए भी कोई रासायनिक यौगिक का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उन सभी को हम हार्मोन, या फिर पाचन के लिए जो जरूरत होता है उसको हम एंजाइम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम हो गया या फिर हार्मोन हो गया, इन सब का सेक्रेशन कहाँ से होगा, ऐसा कौन सा जगह होगा जहाँ से इनका श्रावण होगा, ठीक है। तो देखिए, हार्मोन या फिर एंजाइम, इन दोनों के श्रावण होने के लिए या फिर सिक्रेशन होने के लिए, श्रावण होने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं, जिन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? ग्रंथियां कहते हैं।
ग्लैंड्स, ठीक है, ग्रंथि का नाम देते हैं। ये जो ग्रंथियां होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, इसको मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ ग्रंथियों को। जो पहला ग्रंथि होता है जिसको हम बोलते हैं बहिर्श्रावी ग्रंथि, बहिर्श्रावी ग्रंथि, ठीक है। जो दूसरा है उसको हम कहते हैं अंतःश्रावी ग्रंथि, ठीक, अंतःश्रावी ग्रंथि, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और ये जो हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो तीसरा है उसको हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, मिश्रित, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये बहिर्श्रावी, अंतःश्रावी और मिश्रित ग्रंथि क्या होगा, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, बहिर्श्रावी ग्रंथि जो होते हैं इनसे जनरली एंजाइम का सेक्रेशन होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। बहिर्श्रावी ग्रंथियों से क्या, एंजाइम का सेक्रेशन होता है। और जो ये बहिर्श्रावी ग्रंथि होते हैं इनमें नलिकाएं पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें नलिका पाए जाते हैं, डक्ट्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये डक्ट्स का क्या कार्य होता है कि जो भी एंजाइम का सेक्रेशन होता है जो उसको कहाँ पर पहुंचाना है, किस विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए ये नलिकाएं लगी होती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि बहिर्श्रावी ग्रंथियों के अंदर से एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है और उनमें नलिकाएं लगी होती है ताकि वांछित अंग जो होंगे, जो विभिन्न अंग होंगे, उन अंगों तक इन एंजाइम को इन नलिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जा सके। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे इस ग्रंथियों के अंदर तो स्वेद ग्रंथियाँ, ठीक है, स्वेद ग्रंथियाँ जहाँ से पसीना वगैरह निकलता है, दुग्ध ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथि, साथ ही साथ लार ग्रंथि, ठीक है। ये मुख में, मुख गुहा के अंदर पाया जाता है लार ग्रंथि। जैसे लार ग्रंथि से 2 तरह का एंजाइम्स आप अगर याद रखना है तो रख सकते हैं। जैसे एक होता है टाइलिन, ठीक है, थोड़ा क्लियर लिखता हूँ। लार ग्रंथि के अंदर 2 ग्रंथि मतलब 2 एंजाइम, टाइलिन, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। और भी निकलते हैं तो आप यहाँ से बस अभी 2 याद रखें, ठीक है। और लार ग्रंथियों के साथ साथ अगर देखेंगे तो श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, श्लेष्मा ग्रंथि हो गया, अश्रु ग्रंथि हो गए, ठीक है। इस अश्रु ग्रंथि से भी क्या बोलते हैं लाइसोजाइम ये निकलता है, एंजाइम निकलता है, ठीक है ना। और हो गया तो तैलीय ग्रंथि हो गए, तैलीय ग्रंथि जैसे जो सांप होता है, सांप के अंदर एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड, उनके मुख में पैरोटिड ग्रंथि हो जाता है और इस पैरोटिड ग्रंथि के अंदर ही जो विष होता है सांप का वो इसी के अंदर होता है। जो जहरीले सांप होते हैं उनमें पैरोटिड ग्रंथि के अंदर ही विष होता है। तो ये सब के सब क्या है, बहिर्श्रावी ग्रंथि, इन सब से एंजाइम का रिलीज हो रहा है, ठीक है, इनसे एंजाइम का रिलीज हो रहा है, न कि हार्मोन का, ठीक है। अब देखिए, अब अंतःश्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो अंतःश्रावी ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हार्मोन का सेक्रेशन होता है, ठीक है ना, याद रखना है। अंतःश्रावी वाले से हार्मोन का सेक्रेशन हो और इसमें नलिका नहीं पाए जाते। ये जो है नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथि, ठीक है। जैसे यहाँ से अंतःश्रावी ग्रंथियों से जैसे जब हार्मोन रिलीज होगा तो उनके लिए नलिकाएं की जरूरत नहीं होगा, ये डायरेक्ट रुधिर में जाके, ब्लड में जाके मिल जाएंगे और वहाँ से उनका परिसंचरण हो पाएगा, ठीक है, डायरेक्ट सीधे रुधिर के अंदर। इसका अगर एग्जाम्पल देखना है अंतःश्रावी ग्रंथियों का तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे, अभी बस नाम देखिए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बाद देखेंगे तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के बाद देखेंगे तो अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इसके बाद पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये सब के सब क्या है, अंतःश्रावी ग्रंथियों के अंदर आ रहे हैं। इन सबसे हार्मोन रिलीज हो रहा है और बहुत ही सारे हैं, बस इतना आप कम से कम याद रखिए। और मिश्रित ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनमें एंजाइम्स के साथ साथ हार्मोन का भी सेक्रेशन होता है। ये बहिर्श्रावी ग्रंथियों और अंतःश्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह ये कार्य करते हैं। तो मिश्रित ग्रंथियों में बस आपको एक ही याद रखना है, वो है अग्नाशय, ठीक है। ये अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इतना तरह जो था हमको हार्मोन और ग्रंथियां किस किस टाइप का उनके बारे में हमको जानना था। और जैसे ही ये ग्लैंड्स का आगे क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे आप उसका आंसर देंगे और मैं उसका एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की अब शुरुआत करते हैं, तैयार हो जाए इसके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है स्क्रीन पर, 0 रुपये के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर मेरा रैंडमली कुछ भी लिया गया है तो आप ये जो पहले आ रहा है उसको क्वेश्चन नंबर 1 के लेके चले। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूची 1 में जो कि अंतःश्रावी ग्रंथि है, ठीक है, ये इधर जो दिया अंतःश्रावी ग्रंथियां दिया हुआ है, वो सूची 2 में क्या हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिलीज होना है, सुमेलित कीजिए, ठीक है, हमको सुमेलित करना है। इसके बाद सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर देना है, ठीक है। हमको इधर क्या दिया हुआ है, इधर हमको ग्लैंड्स का नाम दिया हुआ है,
ठीक है, ग्रंथियों का नाम। अब इधर जो है हार्मोन्स का नाम दिया हुआ है। अब इसको हमको मैच करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। अब चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। जैसे जनन ग्रंथि, ठीक है, जनन ग्रंथि के अंदर क्या होगा, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, वृद्धि हार्मोन या कॉर्टिसोल, ठीक है। तो जनन ग्रंथि के लिए प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन अभी सबका एक्सप्लेन करूंगा, बस आप अभी देख लेना है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एक तरह का जनन ग्रंथि के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, वृद्धि हार्मोन यहाँ से रिलीज आता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। तीसरा होता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, एक तरह का मिश्रित ग्रंथि, अभी मैंने पीछे बताया। तो इस अग्नाशय से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, ठीक है। और जो चौथा बच गया अधिवृक्क, अधिवृक्क जो ग्रंथि होता है उससे कार्टिसोल हार्मोन का रिलीज होता है। तो हम यहाँ से इसको मैच कर लेंगे तो हमको क्या मिला, ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इसका हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब हम इनको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। तो जनन ग्रंथियाँ, तो जनन ग्रंथियाँ के अंदर हमने क्या देखा कि प्रोजेस्टेरॉन क्या एक जनन ग्रंथि है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है एक मादा हार्मोन है, आपको याद रखना है, एक फीमेल हार्मोन है ये, ठीक है। ये एक फीमेल हार्मोन है। ये क्या करता है कि जैसे एक फीमेल हार्मोन का नाम याद रखिए, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इस एस्ट्रोजन के साथ संयोग होता है, संयोग करता है, और संयोग करने के बाद ये जनरली प्रेगनेंसी के समय ये दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। गर्भावस्था के समय, प्रेगनेंसी के समय, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, गर्भावस्था के समय ये दोनों कार्य करते हैं मिलके। ये क्या करता है, महिलाओं के स्तन का विकास करता है, ठीक है। और जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उनको सक्रिय करने का कार्य करता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये गर्भावस्था के समय एस्ट्रोजन के साथ मिलके जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनमें स्तन का विकास करता है और दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करने का कार्य करता है, ठीक है। इसलिए यह जो प्रोजेस्टेरॉन है, इस प्रोजेस्टेरॉन को हम गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन भी कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है, एक वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जो पीयूष ग्रंथि होता है ये मस्तिष्क में, मतलब दिमाग में, ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर पीयूष ग्रंथि है ये कपाल में, स्कल में पाया जाता है। मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, स्कल में या खोपड़ी में पाया जाता है, ठीक है, कपाल के अंदर। यहाँ पे मैं कपाल लिख देता हूँ, ठीक है, ये कपाल में पाया जाता है। इसका जो वजन होता है लगभग 0.6 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। और ये मनुष्य के शरीर में ये जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन हो गई, पिट्यूटरी। और सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर मैं बात करूं मनुष्य के शरीर में, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो होता है यकृत, ठीक है। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड। और ये मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, उन सब को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे एक होता है LTH हार्मोन होता है, ठीक है, LTH, इसको हम दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये LH, ठीक है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये नर हार्मोन और मादा हार्मोन दोनों को प्रेरित करने का कार्य करता है। जैसे कि नर हार्मोन के अंदर अगर देखा जाए तो नर हार्मोन में आता है टेस्टोस्टेरोन, आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक नर हार्मोन है। और जो मादा हार्मोन होता है जैसे एस्ट्रोजन, यहाँ पे भी हम नाम देखे थे, यहाँ पे एस्ट्रोजन, इस एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन इन दोनों को प्रेरित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो और भी हमने क्या बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करने का कार्य करता है, लेकिन एक ग्रंथि को छोड़कर, जो हम आगे बताएंगे कि कौन सी वो ग्रंथि को है उसको छोड़ना है, ठीक है। हमने जनन ग्रंथि के बारे में देखा, पीयूष ग्रंथि का। अब अग्नाशय, अग्नाशय को इंसुलिन से हम करेंगे, ठीक है। अग्नाशय के बारे में और भी जानेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम जानते हैं कि अग्नाशय क्या है। तो देखिए अग्नाशय को हम कहते हैं पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज है। हमने पीछे देखा था क्या कि ये जो है मिश्रित ग्रंथि के अंदर आता है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है ये, ठीक है ना। इस मिश्रित ग्रंथि है क्यों, क्योंकि इससे एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी रिलीज हो रहा है,
ठीक है ना। एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी यहाँ से रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक तरह का मिश्रित ग्रंथि होता है। यहाँ से हार्मोन के रूप में अगर देखा जाए तो इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, इंसुलिन का स्रावण होता है। ठीक है, इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो ये अग्नाशय के अंदर से, पेनक्रियाज के अंदर से होता है। ठीक है, तो इंसुलिन में एक बीटा सेल होता है, ठीक है ना। इंसुलिन में यहाँ पे लिखता हूँ, इंसुलिन में एक तरह का कोशिका होता है जिसको हम बीटा सेल कहते हैं। इस बीटा सेल्स के अंदर से ही इंसुलिन का स्रावण होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि अग्नाशय की किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है, तो बीटा कोशिका या बीटा सेल से होता है। ठीक है, ये जो इंसुलिन होता है वो क्या कार्य करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके उपापचय के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करता है ये कि देखिए जो यकृत होता है, जो हमने क्या बोला था कि सबसे बड़ा ग्रंथि हमारे शरीर का यकृत, ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये इंसुलिन ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यदि अग्नाशय से इंसुलिन का सेक्रेशन कम होगा या नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में बदलेगा ही नहीं। समझ आ रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा ही नहीं। ठीक है, साथ ही साथ जो इंसुलिन है ये शर्करा के और शर्करा वसा के निर्माण में मदद करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, लेकिन यदि इस इंसुलिन का स्रावण कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा इंसुलिन की कमी से। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। क्या कहते हैं, डायबिटीज। इसी को हम शुगर कहते हैं, शुगर। इसी को हम चिनिया रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से ये डायबिटीज, शुगर या फिर चिनिया, इसी को हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, मधुमेह। ठीक है, इतना चीज उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अगर ये आगे और आएगा तो हम और बताएंगे। ठीक है, तो इंसुलिन का टैबलेट, या तो कई बार ज़्यादा इंसुलिन की जरूरत होता है, मान लो ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, अदरवाइज उनको छोटी छोटी गोलियां दी जाती है काम के लिए। चौथा हो गया अधिवृक्क। अधिवृक्क को कहते हैं एड्रेनलिन, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथियां भी अधिवृक्क को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं कार्टिसोल। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम कार्टिसोल कहते हैं। तो इसके बारे में और आगे जानेंगे, इस यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, बताइए कौन कौन से, किसका किसका ये पहला क्वेश्चन नंबर जो है सही हुआ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमको यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट में, उसको मैच करना है। ठीक है, लेफ्ट में हार्मोन का नाम दिया है और राइट साइड में कौन से ग्रंथि से स्रावित होता है हमको वो बताना है। ठीक है, तो इधर है पहला प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम अभी पीछे देखे थे कि एक तरह का एक मादा हार्मोन है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होगा भाई। ठीक है, इसमें क्या करना है, सही उत्तर को पहले तो मैच करना है, इसके बाद हमको देखना है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन इसमें मैच करना है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, किसके लिए, अब देखिए ये कौन सी ग्रंथि, गर्भाशय में, जो महिला की जो गर्भाशय होती है वहां पर इसका रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन को। तो हम इसको यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ रिलीज होता है, कहाँ पे ग्रंथि, गर्भाशय से। ठीक है ना, महिलाओं की। टेस्टेस्टेरॉन, टेस्टेस्टेरॉन कहाँ होगा, पुरुषों का है। ये जो टेस्टेस्टेरॉन है ये एक पुरुष हार्मोन है। ठीक है ना, मेल हार्मोन है। तो इसका जो रिलीज होता है, श्रावण होता है, वृषण से होता है, टेस्टिस से होता है पुरुषों के अंदर। और एक है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से, जो थायराइड हार्मोन होता है वहां से रिलीज होगा। ठीक है, और जो इंसुलिन बच गया, इंसुलिन के बारे में हम अभी देखें कहाँ से, ये अग्नाशय से, पैनक्रियाज से रिलीज होगा। तो अब इसमें देखिए कि कौन सा हमारा ये सही हो रहा है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, ए का 3, बी का 4, हमारा ये वाला सही दिख रहा है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस तरह से हमारा ए इसका आंसर होगा। बताएं किसका किसका ये सही हुआ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोजेस्टेरॉन के बारे में तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्टेस्टेरॉन के बारे में करता हूँ। ये जो टेस्टेस्टेरॉन है, जो नर जननांग होता है, नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, वो क्या होता है, वृषण होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, टीएस टेस्टिस होता है। ठीक है ना, तो इस टेस्टिस से ही देखिए, इस वृषण से या टेस्टिस से जितना भी हार्मोन निकलता है, ठीक है, इस टेस्टिस से, वृषण से जितने भी हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उन सब को हम एंड्रोजन कहते हैं। उन सब को एक साथ एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है, और इस एंड्रोजन में जो सबसे ज्यादा प्रमुख एंड्रोजन होता है, एक सेकंड, ठीक है, तो इस एंड्रोजन के अंदर भी जो सबसे प्रमुख एंड्रोजन होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जो पुरुष होते हैं
उनमें लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को बताता है और उनका यौन आचरण को प्रेरित करने का कार्य करता है ये। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अगला है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहाँ, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ से ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, देखिए जो हम मनुष्य होते हैं उनकी जो श्वास नली है, ठीक है, श्वास नली, श्वास नली में एक ट्रेकिया नामक एक जगह होता है। ठीक है, ट्रेकिया, इस ट्रेकिया के पास इस ट्रेकिया के पास ही एक थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि होता है। ठीक है, इस थायराइड ग्रंथि से ही क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इस थायराइड ग्लैंड से या थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन आता है। ये कहाँ, गले में होता है। ठीक है ना, ये जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये कोशिकीय श्वसन को बढ़ाता है, कोशिकीय श्वसन को बढ़ाता है। ठीक है, कोशिकाओं में श्वसन को बढ़ाता है क्योंकि कोशिकाएं जो होती हैं श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जो शरीर की सामान्य वृद्धि होता है उसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ हड्डी, बाल, इनके विकास में भी ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ जैसे जो बच्चे होते हैं, अगर उनके बचपन में मान लो थायरॉक्सिन की कमी हो गया, उनमें थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो उनके अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, बच्चों के अंदर एक बीमारी आती है क्रेटिनिज्म, इसको कहते हैं अवटुवामनता। ठीक है, अवटुवामनता, ये किसकी वजह से, थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में होता है। अगर बच्चों में थायरॉक्सिन की लेवल कम होती है तो ये बीमारी आ जाती है। अब देखिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, तो जब ये आयोडीन का लेवल कम हो जाता है, मतलब जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होगा, कम जब रिलीज होगा तो उनके अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। जब आयोडीन कम हो जाएगा तो आयोडीन की कमी से एक बीमारी होता है जिसको घेंघा कहते हैं, घेंघा रोग, इसी को ग्वाइटर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। तो क्वेश्चन शायद आगे एक क्वेश्चन आ भी जाएगा कि कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक जब थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाता है तो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो जब वृद्धि हो जाएगा तो हाइपर और जब कम रहेगा तो हाइपो, आपको इतना याद रखना। ठीक है, और एक बच गया इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से, अग्नाशय से। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। ठीक है, अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे अग्नाशय के बीटा सेल से क्या इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। ये आगे और क्वेश्चन आएगा एक, तो वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है ना, हमको ये बताना है। मधुमेह को क्या कहते हैं आपका, डायबिटीज, ठीक है, शुगर या फिर चिनिया रोग, ये सब क्या है, मधुमेह कहलाता है। ठीक है, तो ये तो पहले भी मैं बता दिया था, तो इसका आप आंसर तो ऐसे ही बता देंगे। तो मनुष्य में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने क्या देखा था कि जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, पैनक्रियाज, इसी को हम कहते हैं अग्नाशय। अब इसके बारे में हम पूरा और अच्छे से जान लेते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय में अग्नाशय क्या है, एक तरह का मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे क्या क्या, इससे एंजाइम भी निकलेगा। ठीक है, एंजाइम का भी सेक्रेशन होगा, साथ ही साथ हार्मोन का भी सेक्रेशन होता है। तो वहाँ पे जो हार्मोन सेक्रेशन होता है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक है, इसी इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से पैनक्रियाज से अगर एंजाइम की हम बात करें तो देखिए यहाँ से क्या एंजाइम रिलीज हो रहा है, तो एंजाइम में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक जो पैनक्रियाज होता है, एक पहले तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ठीक है, इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको हम अग्नाशयी रस कह सकते हैं, अग्नाशयी रस। इस अग्नाशयी रस के अंदर लगभग 4 से 5 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। जैसे कि अगर देखेंगे तो सुना होगा आपने माल्टेज और एमाइलेज। तो देखिए हमारे शरीर के लिए जितना भी महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद वसा, यही तो 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी मिनरल्स तो होते हैं, डाइजेशन तो मेन, पाचन तो इन्हीं का होता है। तो जो ये पैनक्रियाटिक जूस होता है, अग्नाशयी रस होता है, यहाँ से जो निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं, अग्नाशयी रस जो होता है, इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस।
क्योंकि ये सभी तरह के जो भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे लिए, उन सबको ये पाचन करने का कार्य करता है। जैसे जो अग्नाशयी रस यहाँ से में जो एंजाइम होता है, उसमें से दो का नाम याद रखिए, माल्टेज, माल्टेज और साथ ही साथ एमाइलेज। ये माल्टेज और एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। वहीं जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज, ये लाइपेज फैट्स या वसा के पाचन में मदद करता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ से अग्नाशयी रस से ये चार जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इन सब का पाचन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पूर्ण पाचक रस का नाम देते हैं। तो देख रहे हैं ना कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह, नहीं बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कैसे एंजाइम की कार्य रिलीज कर रहा है, उसी तरह जो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में जब कार्य करता है तो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन के साथ और भी हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे अब देखिए ध्यान से, जो ये अग्नाशय है, अग्नाशय, तो अग्नाशय के अंदर ना, अग्नाशय का एक हाँ ठीक है, अग्नाशय में 3 तरह का कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये अग्नाशय में 3 तरह की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो अल्फा कोशिका होता है, इससे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ग्लूकेगॉन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस रहता है, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है। और जो गामा कोशिकाएं होती हैं उनसे सोमेटोस्टेटिन का रिलीज होता है, ये नाम को याद रखना है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो ये अग्नाशय से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसमें 3 तरह के रिलीज हो रहा है। ये 3 अलग अलग तरह की कोशिकाएं, अल्फा बीटा गामा है। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन, और जो गामा है उसे सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, याद रहेगा। और देखिए जो अग्नाशय होता है, जैसे हमने क्या बताया कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, सबसे बड़ी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो होता है वो अग्नाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय। और सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इधर बार बार हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में अब जब आए तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा और एडिनल ग्रंथि द्वारा। तो ये तीनों तो बिल्कुल गलत है, तो ये वाला ही सही होगा। देखिए हमने क्या बताया कि जो अग्नाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा बना होता है, ठीक है। तो मतलब अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, द्वीपिका, ठीक है, द्वीपिका पाया जाता है। इस लैंगरहैंस की द्वीपिका को ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइलेट्स का मतलब द्वीपिका होता है। ये इसके अंदर ही ये 3 तरह की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। तो अल्फा से क्या पाया गया था, क्या हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन, और जो गामा था उससे सोमेटोस्टेटिन नामक, ये 3 तरह का हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना ही, ठीक है। अब बाकी पीयूष ग्रंथि के बारे में हम शुरुआत में देखे थे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का से जो निकलने वाले हार्मोन है इसको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के बारे में हम पीछे देखे, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में और आगे अच्छे से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका कितना सही हो रहा है भाई वो भी आप बताते चलें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ठीक है। हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है, इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो दुग्ध स्राव के लिए भूमिका निभाता है। एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो सही आंसर है मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, इस ऑक्सीटोसिन को पाइटोसिन भी कहा जाता है, पाइटोसिन, ठीक है। तो ये जो है दुग्ध श्रावण के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये 2 जगह की कोशिकाओं पे कार्य करता है, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ, तो पहला जो टारगेट टिश्यू हो जाएगा, जो टारगेट टिश्यू होगा, या 2 ऊतक होंगे, जिसमें एक पहला जो होगा स्त्रियों के गर्भाशय, स्त्रियों के गर्भाशय, और जो दूसरा इसका टारगेट टिश्यू होगा वो होगा स्तन में, ठीक है। अरे समझ में। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जनरली जो फीमेल हार्मोन है कह सकते हो, ठीक है, एक तरह का फीमेल हार्मोन है, ठीक है। तो जब प्रसव पीड़ा होता है, लेबर पेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म के समय जो प्रसव पीड़ा होता है, प्रसव पीड़ा, उसका जो कारण होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है। ये जो वहाँ के मसल्स होते हैं, कोशिकाओं, उसको सिकुड़ने का कार्य करता है, जिसकी वजह से ये लेबर पेन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी के समय का। और दूसरा क्या होता है कि जो स्तन होता है,
ठीक है, वहाँ में दुग्ध स्राव, स्तन में दुग्ध स्राव में सहायक होता है। ठीक है, दुग्ध स्राव में सहायक होता है, तो ये हमको यहाँ से याद होना चाहिए। देखिए जो गाय भैंस होते हैं ना, ठीक है, उनको ज़्यादा दूध की प्राप्ति करने के उद्देश्य से उनको जो है ऑक्सीटोसिन का ही कृत्रिम रूप से इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, इस क्रिया को ना पाइटोसिन कहा जाता है। जो ऊपर में मैंने लिखा था ये क्या था, पाइटोसिन था। कृत्रिम रूप से गाय और भैंस को अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से ऑक्सीटोसिन को का इंजेक्शन देना या ऑक्सीटोसिन हार्मोन देना ही क्या कहलाता है, पाइटोसिन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। अब इंसुलिन क्या है इसको मैं बहुत बता चुका हूँ, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, या फिर आलू के कंद से। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये इंसुलिन दो जगह से प्राप्त होता है। पहला कहाँ, डहेलिया, ठीक है, डहेलिया एक पौधा है ना, तो उसके जड़ से प्राप्त होता है इंसुलिन, वहाँ से भी लिया जा सकता है। ठीक है, जो आयुर्वेदिक जो गोली आता है डायबिटीज़ वगैरह के लिए, उसमें डहेलिया की जड़ से जो इंसुलिन मिलता है वो होता है। ठीक है ना, और जो एलोपैथी वाला होता है उसमें हमको केमिकल वाला दवाई दिया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है, दूसरा कहाँ से रिलीज होगा, तो जो अग्नाशय का बीटा शेल, ये दो ही सोर्स है इसके। ठीक है, अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ये नहीं है जो हम सीक्वेंस से देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखना। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है बोला है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं है वो हमको बताना। ठीक है, तो एक हो गया इंसुलिन। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, जब इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो शुगर का मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसको हम शुगर कहेंगे या फिर डायबिटीज़ कहेंगे। अरे समझ में ना। तो और दूसरा होता है मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण, ये भी बिल्कुल सही होता है। देखिए अब जो मानव का मस्तिष्क होता है, यहाँ पे मेरुरज्जु हुआ। ठीक है, मेरुरज्जु से ऊपर यहाँ पर सेरिबेलम होता है, और इधर अगर आएंगे यहाँ पे तो ये सेरिब्रम होता है। ठीक है, ये सेरिब्रम सामने का, ये पीछे सेरिबेलम, और ये दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं पर एक ग्रंथि होता है जिसको हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं। पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ये पीनियल ग्रंथि क्या करता है, इसको ना मनुष्य का तीसरी आंख जो कहा जाता है ये पीनियल ग्रंथि होता है। ये पीनियल ग्रंथि से ही मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से ही मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो निद्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जिसमें मेलाटोनिन की मात्रा कम होगा उसे उनमें कम नींद आएगा, और जिसमें ये अधिक मात्रा में होगा वो उनको अधिक नींद आएगा। तो जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मेलाटोनिन का मात्रा जो है एकदम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा ठोक पीट दोगे तो वो सो जाते हैं। लेकिन जो वृद्धावस्था में जो वृद्ध होते हैं उनमें मेलाटोनिन की मात्रा बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें ढंग से नींद नहीं आती, बहुत रात तक जगते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि उनमें मेलाटोनिन कम होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो पीनियल ग्लैंड है या पीनियल ग्रंथि जो है वो बच्चों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बच्चों में ये बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जाएंगे तो इसका जो आकार है ये छोटा होते चले जाता है। ठीक है ना, तो ये कम होने की वजह से ये मेलाटोनिन का मात्रा कम, मतलब ये हार्मोन जो है कम मात्रा में स्रावित होता है। ठीक है, और निद्रा को ऐसे कंट्रोल होता है। देखिए एक विटामिन है, विटामिन B6। ठीक है, ये विटामिन B6 में भी ना ये मेलाटोनिन, इसमें मेलाटोनिन और ये दो तरह के हार्मोन इसमें पाए जाते हैं, मेलाटोनिन और एक होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ठीक है, ये दो तरह के जो हार्मोन हैं ये किसमें, विटामिन B6 में पाए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन B6 के द्वारा भी मेलाटोनिन को लिया जा सकता है। तो जिसमें भी मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिन्हें ढंग से नींद नहीं आती, वो विटामिन B6 का टैबलेट खाते हैं। समझ में आ रहा है ना। आपने कई बार से देखा होगा कि जब नींद आने लगती है तो लोग कॉफ़ी पीते हैं और पढ़ाई करते हैं या फिर कार्य करते हैं। ठीक है, ये कॉफ़ी क्या होता है, कॉफ़ी में कैफीन हो जाता है, कैफीन होता है। ठीक है, कॉफ़ी में जो एक कैफीन होता है जो नशे की तरह कार्य करता है, तो ये कैफीन क्या होता है, उनमें जो मेलाटोनिन होता है ना उनका लेवल को कम कर देता है। मेलाटोनिन की लेवल जब कम होगा तो उनकी निद्रा जो हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा है गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन, ये वाला जो है असुमेलित है, ये गलत है। बाकी ये तीनों जो है ये सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब देखिए गैस्ट्रिन क्या होता है। तो गैस्ट्रिन एक तरह का हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है ये। ठीक है, गैस्ट्रिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है जो क्या करता है, जो अमाशय होता है ना, अमाशय, अमाशय मतलब देखिए अग्नाशय और अमाशय अलग होता है। अग्नाशय जो है उसको हम पैनक्रियास कहते थे। ठीक है, अग्नाशय को, और जो अमाशय होता है उसको हम स्टमक कह देते हैं। ठीक है, स्टमक जो पेट वाला हिस्सा है उसको हम अमाशय कहते हैं। ठीक है, तो अमाशय की दीवार जो होती है उस दीवारों में ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगे होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं, गैस्ट्रिक
ग्लैंड्स, जठर ग्रंथि बोल लो, ठीक है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। उन जठर जठर ग्रंथियों से क्या होता है, गैस्ट्रिक अम्ल या फिर गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रेशन होते रहता है, ठीक है। तो जो ये गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये गैस्ट्रिक अम्ल के सेक्रेशन के लिए उद्दीप्त करता है, उसको उत्तेजित करने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना, क्या कर रहा है, जो अमाशय की दीवार में उपस्थित गैस्ट्रिन, जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज होता है अमाशय से, जो कि क्या कार्य करता है, उनमें गैस्ट्रिक जो अम्ल होता है उसको स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो हमारा, कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, ठीक है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। लड़ो मतलब ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन को, कि एड्रिनलिन हार्मोन को, एस्ट्रोजन को, कि ऑक्सीटोसिन को, किसको कहा जाता है। देख सकते हैं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है एड्रिनलिन हार्मोन को कहा जाता है, ये तीनों गलत है, ठीक है। तो एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। देखिए जो हमारा वृक्क होता है, किडनी होता है, देखिए जो पहली बात तो जो वृक्क होता है और जो किडनी होता है, ठीक है, इसी को हम किडनी कहते हैं। तो वृक्क के पास वृक्क के पास एड्रिनल ग्लैंड होता है पहले एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि होता है, ठीक है। इस एड्रिनल ग्रंथि को और क्या क्या कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसी को ऊपरी वृत्तीय ग्रंथि भी कहा जाता है, ऊपरी वृक्कीय ग्रंथि भी कहते हैं। एक और इसको कहा जाता है सुप्रारेनल ग्रंथि, सुप्रा रीनल ग्रंथि। ये इतना सारा नाम किसका है, ये अभी किसका, हम एड्रिनल ग्रंथि की मैं बात कर रहा हूं। तो इस एड्रिनल ग्रंथि का यहां पे मैं लिखता हूं एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि का जो मेडुला पार्ट होता है, ठीक है, जो एड्रिनल ग्रंथि के जो अंदर मतलब हाँ, एड्रिनल ग्रंथि का जो अंदर से अंदरूनी साइड एक ग्रंथि पाया जाता है, जो मेडुला जिसको कहा जाता है, अंदर साइड से जहाँ से हार्मोन का रिलीज होता है उस पार्ट को मेडुला कहा जाता है। इस मेडुला के अंदर से ही एड्रिनलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, एड्रिनलिन हार्मोन का श्रावण होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से, एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज हो रहा है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, ठीक है। अब ये हार्मोन जो होता है, ये हमारे जो मनुष्य होता है उनके अंदर क्रोध, डर, ठीक है, मानसिक तनाव, ठीक है, मानसिक तनाव या फिर व्यस्तता, मतलब जब बिजी रहते हैं, तो जब अधिक व्यस्त रहेंगे, जब ये सब रहेगा तो उस समय जो डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है, उस समय डिसीजन लेने में मदद करेगा या फिर निर्णय लेने में मदद करेगा कि हमको क्या करना है। समझ में आ रहा है ना। ये क्या करता है, ये जो हार्मोन होता है एड्रिनलिन हार्मोन, ये हमारे हृदय के स्पंदन को बढ़ा देता है, हृदय स्पंदन को ये बढ़ा देता है, या फिर कह सकते हो कि हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट होता है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। बीपी भी बढ़ा देता है, ठीक है। जो हमारे रोंगटे होते हैं, रोंगटे खड़ा होने के लिए भी यही एड्रिनलिन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसलिए इस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, संकटकालीन हार्मोन, ठीक है, संकटकालीन हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट। कोई चीज़ को देख लिए, किसी से झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, तो उस केस में यही हार्मोन जो है रिलीज होने लगता है और हमको हमारे अंदर क्रोध पैदा करता है और हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं। कुत्ता को जब भी हम देखते हैं, अगर वो डराता है हमको तो डरने लगते हैं, क्यों, क्योंकि हमको हमारे अंदर जो डर पैदा होता है, ये डर पैदा करने के लिए भी एड्रिनलिन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो एड्रिनलिन हार्मोन है, देखिए एड्रिनल ग्रंथि से जितने भी और भी हार्मोन रिलीज होते हैं, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि में दो पार्ट होता है, एक कॉर्टेक्स होता है और दूसरा मेडुला। तो मेडुला पार्ट से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो कॉर्टेक्स पार्ट से भी कुछ रिलीज होते होंगे, तो यहाँ पे आगे देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो जो ये एड्रिनल ग्रंथि है, ये वाला, इस एड्रिनल ग्रंथि से जो भी हार्मोन का श्रावण हो रहा है, अगर उनमें कमी या फिर अधिक होगा तो कुछ बीमारियां भी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे एड्रिनल ग्रंथि से अगर मान लो कोई भी हार्मोन का कम रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो दो बीमारी याद रखिएगा कम श्रावण से, एक होता है एडिशन रोग और दूसरा जो होता है, एक को कहते हैं कॉन्स रोग, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन की कम सेक्रेशन से एडिशन और कॉन्स रोग होता है, ठीक है। लेकिन एड्रिनल हार्मोन अगर अधिक निकलेगा तो उससे दो बीमारी होता है, जिसको आपको नाम याद रखना, एक है कुशिंग रोग, कुशिंग, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं हम एड्रिनल विरिलिज, एड्रिनल विरिलिज्म, ठीक है। ये जो है एड्रिनल विरिलिज्म, ये जनरली स्त्रियों के अंदर, पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों के अंदर होता है, ठीक है। इसकी जब इसमें एड्रिनल हार्मोन का मात्रा जब बढ़ जाएगा तो उनमें फेस पर, चेहरे पर दाढ़ी आने शुरू हो जाएंगे, मुश आना शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। आवाज़ भारी होने लगते हैं पुरुषों की तरह, तो ये इसी की वजह से होता है, एड्रिनल विरिलिज्म की वजह से होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दो सूची दिया, इसको हमको मैच करना है, ठीक है।
तो एड्रीनलिन अभी हम देखें, अभी तुरंत हमने देखा था एड्रीनलिन क्या होता है, ये क्रोध, भय और खतरा के समय उत्पन्न होने वाला ये हार्मोन है, ठीक है, उत्सर्जित होने वाला, स्रावित होने वाला हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या था, एक तरह का स्त्रियों में एक तरह का रिलीज होने वाला हार्मोन था। इसके बारे में भी हम पहले एस्ट्रोजन के बारे में देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन क्या था, ये ग्लूकोज से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का मात्रा अगर कम रिलीज होगा तो बॉडी में जो रक्त होगा उसमें ग्लूकोज का, शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे शुगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब भी हम पीछे देख चुके। ये जो नया है ये फेरोमोन, ठीक है, फेरोमोन, ये फेरोमोन जो है इसका जो दूसरा वाला से संगत होगा, ठीक है, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, ठीक है, ये इसका होगा, ठीक है। अब इसको हम मैच करते हैं, अगर ये डी वाला आप नहीं भी जान रहे थे तब भी हम 3 से इसको मैच कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैच करते हैं, ए का 1, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, बी का 3, बी का 3 ये दोनों में है, सी का 4, सी का 4 कहाँ, ये वाला, तो इसका आंसर जो हमारा सी हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन सब के बारे में हम बता चुके हैं, अब फेरोमोन के बारे में बताता हूँ, फेरोमोन क्या है। तो फेरोमोन एक ऐसा हार्मोन है जो कीटों में पाया जाता है जनरली, ठीक है, जो कीट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ये कीटों के अंदर पाया जाने वाला रसायन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये कीटों के अंदर पाया जाने वाला रसायन है। ये इस कीट जो होते हैं ये रसायन को छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि जो दूसरे कीट है उनके साथ संचार किया जा सके, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक कीट है, ठीक है, और एक दूसरा कीट यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको इसके साथ संचार करना है तो क्या करेगा, एक हवा में एक रसायन टाइप का कुछ छोड़ेगा, या फिर जहाँ भी जाएगा इस रसायन को छोड़ते हुए जाएगा, ताकि पीछे वाला जो है उससे वो कम्युनिकेट कर सके या उसके पीछे पीछे आकर्षित होकर आ सके, ठीक है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि ये अगर इसको कोई चीज़ से खतरा है तो ये दूसरे कीट को भी ये संदेश देगा, तो किसकी वजह से फेरोमोन जो हार्मोन है या रसायन है उसी की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, या भोजन की तलाश के लिए दूसरे कीट को बोल सकता है भाई, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, संचार करने के लिए कीटों के द्वारा यूज़ करने वाला एक रसायन है, एक हार्मोन है जिसको हम फेरोमोन कहते हैं, ठीक है। मेरा इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से रतौंधी होता है कि कर्क रोग होता है या घेंघा रोग होता है या फिर अस्थि सुशीरता होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो आयोडीन के बारे में हम पीछे देखे थे कि गले में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि होता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि होता है। इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज हो रहा था जिसको हम बोल रहे थे थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन। अब ये जो थायरॉक्सिन है, इस थायरॉक्सिन के अंदर क्या था, आयोडीन था, ठीक है, इस थायरॉक्सिन के अंदर आयोडीन था। तो जब ये पर्याप्त मात्रा में आयोडीन इसमें रहता था तो क्या होता था, ये तो ठीक है, लेकिन अब आयोडीन की मात्रा यदि कम हो जाए तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर, ठीक है ना। उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। बाकी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक कितने लोगों का सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन, ये तो सेम क्वेश्चन हमारा फिर से आएगा कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से रिलीज होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन की कमी से क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म, और अधिक थायरॉक्सिन रिलीज होने से क्या होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से, ये अग्नाशय से रिलीज हो रहा था, ठीक है, जो कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए है। एड्रिनलिन ग्रंथि के बारे में हम जान लिए, ये कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है, कि जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, वहाँ से एंड्रोजन नामक, क्योंकि जितने भी वहाँ से नर हार्मोन निकलता है, नर लिंग हार्मोन निकलता है, सेक्स हार्मोन, उसको हम एंड्रोजन कहते थे। इस एंड्रोजन के अंदर एक जो मुख्य रूप से जो हार्मोन था जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कह रहे थे, ठीक है, जो कि जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके अंदर वो लक्षण को, ठीक है, क्या बोलते हैं, उद्दीप्त करते हैं, उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को साबित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, ठीक है। कार्टिसोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और फिर टेस्टोस्टेरोन, किसके श्रावण से ऐसा होता है। इसका भी आंसर आप दे सकते हैं, इसका भी आंसर सही क्या होगा, सी होगा, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज हो रहा था, एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज हो रहा था, ठीक है। इसको भी अभी हम देखें कि फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, क्रोध, डर, ठीक है, और हार्ट बीट का बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, सब एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया उसका कितना किसका सही हुआ कमेंट बॉक्स में भी बताते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट में भी एक सूची दिया, राइट में, देखते हैं किसका क्या है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके फिर से इसका सही आंसर बताएंगे। तो हार्मोन, ठीक है, इधर से कौन सा ऐसा जो हार्मोन है, लाइपेज, टेस्टोस्टेरोन, लेसिथिन और पाइलिथिन, क्या है। तो ये तो आप समझ में आओगे कि ये हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा एंजाइम,
इधर 4 में से कौन सा एंजाइम है, तो ये लाइपेज एक क्या है, एंजाइम है, ठीक है। और तीसरा फॉस्फोलिपिड्स, तो फॉस्फोलिपिड्स के अंदर ये वाला लेसिथिन आता है और बहुलक के अंदर पॉलीथीन आता है, तो ये इतना चीज़ होता है, ठीक है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, और ठीक है, ए का 2, बी का 3, क्या, अच्छा सॉरी, ए का 2, बी का 1, तो ये इसका ए ठीक होगा, ठीक है। सी का 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आएगा। बहुलक क्या होता है, बहुत सारे एकलकों को मिलकर बहुलक बनाया जाता है, ठीक है। तो पॉलीथीन अब ये तो रसायन का है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि और वीडियो लेंदी हो जाएगा, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनने जा रहा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। दूसरा, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं को स्रावित होता है जो कि क्षारीय होता है, ठीक है। तीसरा, इस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इन सबको तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अगर आपको याद होगा तो आप यहां से खुद ही टिक कर सकते हैं। यहीं से आप कर सकते हैं कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी भाई, यकृत, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या थी, तो उसको हमने बताया था अग्नाशय, ठीक है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन थी भाई, सबसे छोटी ग्रंथि कौन थी, वो थी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा अग्नाशय होगा, ठीक है, क्योंकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। साथ ही साथ यहाँ से जो रस श्रावित हो रहा है जिसको हम पाचक रस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे, ठीक है। और इसका जो स्वाद होता है ना, इसका नमकीन होता है, ठीक है, क्षारीय, ठीक है। कैसा, क्षारीय, यहाँ पे क्षारीय, यहाँ से जो पाचक रस रिलीज होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसमें हमने देखा था कि माल्टेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे चीज़ रिलीज हो रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सबका यहाँ पर पाचन हो रहा था, इसलिए हम इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। और क्या देखा था कि अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, उनके अल्फा, बीटा और गामा सेल से इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन रिलीज हो रहा था। इन सब के बारे में हम देख चुके हैं पीछे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की श्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। मतलब क्या, जो पीयूष ग्रंथि है जिसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो या इसी को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड जो होता है, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, जो पीयूष ग्रंथि पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो खुद भी कर सकती है। तो कौन सा, ये अवटू जो लिखा है ना, एक्चुअली थायराइड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को ही अवटू ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को अवटू ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। जनन ग्रंथि को सेक्स ग्लैंड्स कहेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि को हम एड्रिनल ग्रंथि जो था उसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, इसको हम कहते हैं परावटू, ठीक है, इंग्लिश में। और इसका आंसर भी यही है। पैराथायराइड ग्रंथि एक ऐसा होता है, मैं शुरुआत में बताया था कि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर होता है, तो क्या होता है, परावटू ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि होता है, ठीक है ना। देखिए जो अगर पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ा जानना है तो और जान सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है या फिर जिसको मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं, जो हमारा जो स्कल होता है, ये तो पहले भी शुरू में भी इसको समझा चुका कि जो हमारा कपाल होता है, ठीक है, हमारा जो स्कल होता है कपाल, उस कपाल में एक स्फेनॉइड हड्डी पाई जाती है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्फेनॉइड, ठीक है, स्फेनॉइड हड्डी पाई जाती है। इस हड्डी के अंदर, इस हड्डी में एक ठो सेला टर्सिका नामक एक गड्ढा पाया जाता है। इस हड्डी के अंदर सेला टर्सिका, ठीक है, सेला टर्सिका नामक एक गड्ढा पाया जाता है। इस गड्ढे के अंदर ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये पीयूष ग्रंथि जो होता है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति के स्वभाव, ठीक है, व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि और लैंगिक विकास, इन सबको भी नियंत्रित करता है, ठीक है। लैंगिक विकास, इन सबको भी नियंत्रण करने का कार्य पीयूष ग्रंथि भी करता है, ठीक है। और पैराथायराइड ग्रंथि जो है इसके कंट्रोल से बाहर है। देखिए जो पैराथायराइड ग्रंथि है ना, इससे दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। जो पहला जो होता है इसको हम पैराथायराइड हार्मोन ही कहते हैं, पहला पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन,
ठीक है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये दो पैराथायराइड ग्रंथि से दो तरह का हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन, ये दो तरह का हार्मोन। जो पैराथायराइड ग्रंथ हार्मोन है तब रिलीज होता है, इसका सेक्रेशन तब होता है जब बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। पैराथायराइड हार्मोन कब रिलीज होता है, जब ब्लड में, रक्त में कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। तो जब भी कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा कम हो जाती है तो ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। और ये हार्मोन क्या करता है, सभी जगह से कैल्शियम की इसकी भरपाई करने का कार्य करता है। जो अनावश्यक अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनको भी तोड़कर और कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है रक्त में पूर्ण करता है, उसको मतलब लाने का, भरपूर पर्याप्त लाने की कोशिश करता है। ठीक है ना। उसी तरह जो दूसरा होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन है, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन जस्ट इसका विपरीत होता है। जब बॉडी में, जब रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है, जब बढ़ जाएगा तो ये मूत्र विसर्जन के द्वारा बोल सकते हो या फिर उत्सर्जन के द्वारा इस कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सोमैटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन और इंसुलिन। तो इंसुलिन का इंजेक्शन तो लगाया नहीं जाता है, तो शुगर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन या सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन नहीं होगा क्योंकि ये तो एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से रिलीज होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंटरफेरॉन नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जो है सभी स्तनियों में, ठीक है, जो मादा होती हैं उनके अंदर दुग्ध श्रावण के लिए जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो जो गाय और भैंस होते हैं उनसे अधिक दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से उनको कृत्रिम रूप से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते थे, याद है ऑक्सीटोसिन को, और क्या हम बोल रहे थे, साइटोनिन कह रहे थे क्या। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम पाइटोसिन कह रहे थे, पाइटोसिन। ठीक है, कृत्रिम रूप से इंजेक्शन लगाना जो है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना पाइटोसिन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये जो पाइटोसिन हो गया, क्या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना पाइटोसिन कहलाया। ये यहाँ पे सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिक जो हार्मोन था ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये जो पीयूष ग्रंथि होता है वहाँ से रिलीज होता है, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, जैसे ये वाला जो हार्मोन है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है, ये वाला की मात्रा अगर मान लो बचपन में कम रिलीज हुआ, ठीक है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अगर कम हो गया तो क्या होगा, कम होने की वजह से उनकी जो लंबाई ऊंचाई में वृद्धि होगी ही नहीं। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो ड्वार्फिज्म, तो बौनापन उनके शरीर में आ जाता है। ठीक है, जब इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो। लेकिन ये जब ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अगर बहुत ही ज़्यादा होने लगे, ठीक है, तो एक बीमारी होगा जिसको हम भीम कायता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहते हैं, भीम कायता कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है इसकी मात्रा जब बहुत अधिक निकलेगा, ठीक है ना, अधिक मात्रा में होगा तो भीम कायता हो जाएगा। ठीक है, इस भीम कायता को हम गिगैंटिज्म भी कहते हैं, गिगैंटिज्म। इसको एक याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है, इसको एक्रोमिगली भी कहा जाता है, एक्रोमिगली। ठीक है, जो हल्क हमारा है, ठीक है, उसको क्या था, एक्रोमिगली, क्योंकि उसका शरीर भीम कायता हो जाता है ना, तो यही वाला हार्मोन उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का इंजेक्शन लगाने से उसका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको एक्रोमिगली हो जाता है। ठीक है, ये तो चीज़ याद रहेगा। चलिए मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग हार्मोन का नाम बताता हूँ। जैसे हमने अभी तक कब से ऑक्सीटोसिन पढ़ रहा था, ठीक है, हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, इस ऑक्सीटोसिन यहाँ भी तो लिखा है, तो ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर जितना भी इस तरह की भावना लाता है, प्यार वाली भावना रहता है, लाता है, ये सब कौन लाता है, ये ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। ठीक है, और अगर देखना है तो जैसे हैप्पी हार्मोन्स अगर बोलेंगे, देखिए कुछ ऐसे हार्मोन का लिस्ट है जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। हैप्पी हार्मोन के साथ साथ हमको सैड रखने का कार्य भी यही करते हैं। जैसे कि ये तो एक ऑक्सीटोसिन हो गया, ये वाला, वो भी हैप्पी हार्मोन के अंदर आएगा, उसको लव हार्मोन भी कहते हैं। इसमें और देखेंगे तो डोपामाइन, डोपामाइन, इसके बाद सेरोटोनिन, सेरोटोनिन,
ऑक्सीटोसिन, ये सब के सब जो होते हैं सब हैप्पी हार्मोन के अंदर में आते हैं। इसकी वजह से हमको एकदम से अच्छा वाला लव वाला फीलिंग आता है। कैसा फीलिंग आता है? लव वाला फीलिंग आता है, ठीक है। इसलिए इनको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारे अंदर तनाव की स्थिति भी, मानसिक अस्वस्थता की स्थिति भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हैप्पी हार्मोन के साथ साथ उस समय सैड हार्मोन का कार्य। अगर आपसे पूछे कि सुंदरता वाला हार्मोन कौन सा है, कौन सा जो है एकदम सुंदर हमको बनाता है, सुंदरता वाला हार्मोन, ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है कार्टिसोल। कार्टिसोल, ये कार्टिसोल हार्मोन जो होता है ना, हमारी त्वचा में ना ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमेशा फ्रेश और स्वच्छ दिखाई देता है, इसीलिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है? और अगर एक हार्मोन का नाम याद रखना है तो एक याद रखिए, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये जो मादाएं होती हैं उनके स्तन में दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में आवश्यक। और एक देखेंगे तो एक और हार्मोन का नाम याद रखिए, जिसको कहते हैं रिलैक्सिन। यहाँ पे लिखता हूँ, रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, ये बच्चे के जन्म समय ना, बच्चों के जन्म समय ये कार्य करता है। बच्चों के जन्म के समय ये आसानी से क्या बोलते हैं, बच्चा होने में मदद करता है, ठीक है। ये जो गर्भाशय होता है ना, उसको सिकुड़ने से रोकता है, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है, ताकि बच्चे का जो जन्म हो आसानी से हो जाए। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो प्रसव के समय मदद करता है, ठीक है। ये इतना चीज़ हमको जानना चाहिए था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो अगला है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऐसा कौन सा हार्मोन है, क्योंकि हमको पता है कि अग्नाशय जो है पाचक रस, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे हम उसका नाम हम देखें, जितने भी तरह का एंजाइम रिलीज कर रहा था, पूर्ण पाचक रस, इसीलिए तो अग्नाशयी रस को कहते हैं। तो वह कौन सा जो इसमें से चारों में से हार्मोन है जो पाचक रस को रिलीज करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए हमको वो क्या करता है, उसको उत्तेजित करता है, ठीक है ना, पाचक रस के उत्पादन के लिए? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन और पेप्सिन, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा? रेनिन नहीं होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा इसका? सिक्रिटिन होगा, ठीक है। ये जो सिक्रिटिन होता है, जैसे पहले देखिए कि ये जो ट्रिप्सिन और जो पेप्सिन होता है, ये दोनों, ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है सब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। रेनिन, रेनिन क्या करता है? ये रेनिन जो होता है दूध के पाचन में मदद करता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि रेनिन एक तरह का एंजाइम है, ठीक है। रेनिन क्या एंजाइम है? ये दोनों भी एंजाइम ही है, ठीक है। तो रेनिन भी एक तरह का एंजाइम है जो अमाशय में जो मौजूद ग्रंथि होता है, अमाशय, स्टमक, ठीक है, स्टमक में अमाशय के अंदर एक ग्रंथि होता है जहाँ से रेनिन नामक एंजाइम रिलीज होता है और ये दूध के पाचन में मदद करता है, ठीक है, दूध के पाचन में मदद करता है। देखिए एक चीज़ क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पैदा होने से लेकर मतलब 0 से 4 साल के बच्चे होते हैं, उनमें ही ये दूध का पाचन होने के लिए रेनिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। 4 साल के बाद जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, रेनिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो बड़े होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनको दूध नहीं पचता है। बच्चे जो है दूध आसानी से पचा लेते हैं। इसलिए हमको दूध तो भले ही पीते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बुढ़ापा आते तक दूध को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि इनकी मात्रा एकदम से कम हो जाती है, रेनिन होता ही नहीं रिलीज, ठीक है। तो हमको दही खाना ज़्यादा हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक है ना। ये छोटे बच्चों में ये रेनिन ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है। तो इसका होता है सिक्रेटिन, ठीक है। सिक्रेटिन क्या होता है? हमारे जो देखिए अग्नाशय को, जो अग्नाशय हो गया, जो पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज से जो भी जूस रिलीज हो रहा था, ठीक है, वो उत्तेजित करता है कौन? सिक्रेटिन उसको उत्तेजित करता है कि पाचक रस को रिलीज करने के लिए, ठीक है। और जो हमारे अमाशय में जठर रस होता है, ठीक है, याद रखना है, अमाशय ये है स्टमक, ठीक है, स्टमक के अंदर एक जठर रस रिलीज होता है, ठीक है। जठर ग्रंथियाँ होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या फिर जठर ग्रंथि, ठीक है, जठर ग्रंथि। तो इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। तो जो सिक्रेटिन है ये अग्नाशय से पाचक रस निकलने के लिए तो उत्तेजित करता है, ठीक है, पाचक रस के लिए उत्तेजित करता है, किसको? अग्नाशय को। लेकिन जो अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां हैं उनको रोकता है, उसको रोकने का कार्य करता है कि भाई जठर रस को अब रिलीज मत करो। ये अपोजिट कार्य करता है, अग्नाशय के लिए पॉजिटिव और गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि के लिए नेगेटिव की तरह काम करता है, उसको रोकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है? इसमें से कौन सा जो है पौधे की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है? इंसुलिन नहीं, ये तो पौधों में पाया नहीं जाता है। थायरॉक्सिन नहीं, ये तो ह्यूमन में पाया जाता है। ऑस्ट्रेजोन नहीं। साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन जो है एक तरह का ये प्लांट हार्मोन है, ठीक है, प्लांट हार्मोन है।
एक तो प्लांट हार्मोन का एक और उधर क्वेश्चन आंसर सीरीज का वीडियो डला हुआ है, तो आप वहाँ से अच्छे से उसको देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे और मैं वहीं से क्वेश्चन टेस्ट में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये प्लांट हार्मोन, बाकी प्लांट हार्मोन है नहीं, साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, फाइटो हार्मोन, ठीक है, इतना याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन। इंसुलिन के बारे में हम जान चुके हैं, ऑस्ट्रोजोन के बारे में भी हमने पीछे देखा है, और थायरॉक्सिन के बारे में देखा ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, इसमें बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन ये तो नहीं, ये तो ह्यूमन के अंदर आता है। साइटोकाइनिन, इंसुलिन, उपरोक्त में से कहीं इंसुलिन तो ये मनुष्य में होता है। साइटोकाइनिन जो होता है क्या, एक तरह का पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन 5-6 तरह का होता है, जैसे एक सुना होगा आपने ऑक्सिन, ठीक है, उस वीडियो में अच्छे से इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से देखेंगे। एक हो गया ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन्स, ठीक है, तीसरा हो गया साइटोकाइनिन, ठीक है, चौथा होता है एब्सिसिक एसिड, उसको ए बी कहते हैं, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। पांचवा एक और हो जाएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। एक होता है एथिलीन, ठीक है, एथिलीन, ठीक है। और एक छठवां याद रख सकते हैं जिसको फ्लोरीजिन्स कहते हैं, फ्लोरीजिन्स। इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं, जो फूल पौधों में फूल खिलाने के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन कहलाता है ये, ठीक है। कितना हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब के सब क्या है, ये प्लांट हार्मोन है। इसके अलावा जो कुछ भी होगा आप ये सब इंसुलिन वगैरह आप तो जान ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, ठीक है। एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कौन सा प्रयोग होता है, तो इथेन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयुक्त होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, एसिटिलीन जो होता है प्रयोग तो भले करते हैं, लेकिन ये बैन हो गया है, ठीक है। इसका यूज़ करना अब ठीक नहीं है। देखिए ध्यान से क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इस कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है किसके लिए, एसिटिलीन बनाने के लिए। अगर आप 10th-12th में पढ़े होंगे कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसका यूज़ किया जाता है एसिटिलीन बनाने में। ये कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वातावरण में जो नमी होता है ना, इस नमी के साथ क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद एसिटिलीन बनाता है, ठीक है, एसिटिलीन बनाता है। और इस एसिटिलीन की वजह से क्या होता है, जो फल होते हैं वो पकते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए क्या किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कार्बाइड भी आपने सुना होगा, कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। तो कार्बाइड और एसिटिलीन का यूज जो प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, लेकिन ये जो है नुकसान करता है, ठीक है ना। जो एनिमल्स होते हैं जो जो फल को खाएगा उसको भी नुकसान देने का कार्य करता है, ठीक है। तो एक एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल, कब का, 1955 का, ठीक है, 1955 का। इस रूल में धारा संख्या 44A था, ठीक है, धारा संख्या 44A। इस धारा संख्या के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, तो जो एसिटिलीन था उसको बैन कर दिया गया था, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन को बैन कर दिया गया था। तो इन सबसे भी एक सही अच्छा तरीका है जिसको बोलते हैं एथिलीन, ठीक है, एथिलीन। ये एथिलीन जो होता है एक तरह का ये पादप हार्मोन है, ठीक है, एथिलीन एक पादप हार्मोन है। और ये एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। गैसीय एग्जाम में पूछता है कि कौन सा हार्मोन, पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एथिलीन। तो कई बार से हमको लगता है कि एसिटिलीन और एथिलीन सेम है, बट ये दोनों जो है अलग अलग है, ठीक है ना। कैसे अलग है, जैसे एथिलीन जो है ना, एथिलीन को ना आप एथीन भी कह सकते हैं, ठीक है, एथीन, ठीक है, एथीन। ये जो है एल्कीन ग्रुप का होता है, और जो एसिटिलीन है ये एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एल्काइन में आता है एसिटिलीन और ये एल्कीन में आता है एथिलीन, ठीक है। जो इन वाले होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, और जो आइन वाले होते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो जैसे एसिटिलीन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एसिटिलीन को ना एथाइन भी कहा जाता है, ठीक है ना, इथाइन, ठीक है। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आइन आता है, और जिसमें डबल बॉन्ड आता है उसमें इन आता है। तो यहाँ पे इन की वजह से लगता है कि ये क्या है, दोनों सेम ही है, बट दोनों अलग अलग है। इथाइन ऐसे लिखा जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन है या फिर एसिटिलीन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एसिटिलीन है, ठीक है। लेकिन अगर एथिलीन की बात करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है या फिर एथिलीन है। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, H2C डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है ना, ये सब। तो हरे पौधों को पकाने के लिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। अगर ये सब ना मिले, कैल्शियम कार्बाइड हो, तो कैल्शियम कार्बाइड को भी आप टिक कर सकते हैं। इस कैल्शियम कार्बाइड में ना आर्सेनिक पाया जाता है, ठीक है ना, आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है जो कि नुकसान करता है, ठीक है ना। तो इसलिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन का यूज़ करना ठीक नहीं होता, उसकी जगह एथिलीन या एथीन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पादप हार्मोन में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना हमको, ठीक है। दो सूची दिया गया है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना, किसके द्वारा कृत्रिम रूप से आप फलों को पकाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, एथिलीन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम एथिलीन का यूज़ करेंगे भाई, क्योंकि एक तो पादप हार्मोन है, तो हमारा आंसर इसके लिए एथिलीन हो जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा हो गया। और वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। शीतल पेय, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। शीतल पेय के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कि जो पेप्सी वगैरह या फिर कोका कोला, स्प्राइट को जब हम उसको अच्छे से मिक्स करके इसको हिला के जब छोड़ देते हैं तो जो बाहर निकलता है ना गैसेस के रूप में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है। अगला है क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज वाला क्या बच गया? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को हम क्वार्ट्ज कहते हैं। इसका फॉर्मूला अगर देखना है तो Na2SiO3, ये सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला है। तो अब इसको मैच कर लेते हैं। 1 का 3, 1 का 3, तो ये दोनों तो गलत। B का 4, B का 4, तो ये दोनों में है। C का 1, C का 1, ये B इसका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये B हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। मतलब बीज रहित, इसको बीज रहित फलों के उत्पादन को हम अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। इसमें बीज की मात्रा एकदम नहीं के बराबर होता है, बहुत कम या फिर नहीं होता, उसको हम अनिषेक फलन कहते हैं। तो अनिषेक फलन कैसे किया जाता है? टमाटर के खेतों में सूक्ष्माणु तत्वों के प्रयोग करके नहीं, पादप पर खनिज घोल छिड़कने से नहीं, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, ये बिल्कुल सही, और रेडियो एक्टिव तत्वों की ओर ये भी गलत, ठीक है। तो जो हार्मोन के छिड़काव के द्वारा, ये पुष्पों पर हार्मोन का छिड़काव करने के लिए टमाटर या फिर कोई भी जो रहेगा फल रहेगा वो बीज रहित फल वहाँ पर उत्पादन। देखिए बीज रहित फलों को उत्पादन अनिषेक फलन कहलाता है। साथ ही साथ इसका एग्जाम में जैसे पूछा जाता है मैं बताता हूँ, उसको कहते हैं पार्थेनोकॉर्पी। बीज रहित फलों के बनने की क्रिया को कहते हैं पार्थेनोकॉर्पी, पार्थेनोकॉर्पी, ठीक है ना। तो देखिए एक हार्मोन याद रखिएगा, जिब्रेलिन्स, ठीक है। ये जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ना, इसका छिड़काव किया जाता है अनिषेक फलन के लिए, ठीक है, याद रहेगा, जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है बीज रहित। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा सहिष्णुता में संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता मतलब एक ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, पौधों में एक ऐसी शक्ति देता है सहिष्णुता की समझी, टॉलरेट करने की, वो सूखा में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जब एकदम सूखा पड़ जाए, पानी कम हो, उस समय भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो कौन सा हार्मोन उनकी मदद करता है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, इंडोल एसिटिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन, इसमें से कौन सा? तो इसका जो सही आंसर है वो एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। देखिए पत्तों का जो झड़ना होता है ना, वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, पत्तों का झड़ना, ठीक है। पत्तों का झड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में हम ABA कहते हैं, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। अब देखिए सूखा सहिष्णुता कैसे बनाएगा भाई? क्योंकि मान लेते हैं एक पेड़ है, ठीक है, इसमें बहुत सारी हरी हरी पत्तियां ऐसे लगी हुई हैं, ठीक है, ऐसे लगी हुई हैं। अब जब सूखा पड़ गया तो इधर पानी की मात्रा तो कम हो गया, जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है क्या उसको भी खत्म कर देगा? तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, उस पौधे में एक्टिव होता है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इन सभी पत्तियों को गिरा देता है, गिरने में मदद कर दिया। जब ये पत्तियां गिर जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ जो पानी जो वाष्प बन के उड़ने वाला था उसकी मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस एरिया में भी क्या करेंगे, जहाँ पे पानी कम है वहाँ पर भी वो टॉलरेट कर सकते हैं, सहिष्णुता बना रह सकता है उनका, मतलब वो सह सकते हैं उस सूखा को भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर छूट भी गया होगा तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, कितना ही करें। तो आप किसका कितना सही हुआ आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे वीडियो को, ठीक है। कैसा लगा आप वो भी बताएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ के अगला जो टेस्ट आपका होने वाला है उसमें इस सारे टॉपिक का यूज़ करता है। और हाँ, जो प्लांट वाला जो पोर्शन था, प्लांट हार्मोन वाला, उसके लिए जो दूसरा वीडियो है वहाँ से आपको देखना है। इसीलिए मैं इस वीडियो में प्लांट हार्मोन का पोर्शन को बहुत कम डाला हूँ ताकि उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करें।